गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप कॉम्पेबिलिटी और कुछ जो अपने टॉपिक थे वो पिछले वीडियो के अंतर्गत बाकी रह गए थे, जिसके अंतर्गत हमने ड्राइव डाटा टाइप में पढ़ा था। उसमें हमने दो टॉपिक तो क्लियर कर दिए थे और दो टॉपिक रह गए थे उसके, जो पॉइंटर और रेफरेंस टाइप के बारे में। तो इनको पहले आप अभी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद टाइप कॉम्पेबिलिटी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये अपने जो चैप्टर नंबर 6 है उसी का टॉपिक है, ठीक है। अब जो पहले वाले टॉपिक में हमने अध्ययन किया था, हमने किया था ड्राइव्ड डाटा टाइप के बारे में। यानी ड्राइव्ड डाटा टाइप क्या होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। पहले तो हमने ये भी पढ़ा था कि डाटा टाइप है वो 3 टाइप की होती है। एक तो होती है बेसिक, फिर एक कंबाइंड और फिर उसके बाद एक ड्राइव्ड डाटा टाइप। यानी 3 प्रकार के हमने डाटा टाइप पढ़ी थी। बेसिक डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप और एक ड्राइव्ड डाटा टाइप। 2 का तो हमने अध्ययन कर लिया था उस वीडियो के अंतर्गत। तीसरा भी हमारा अध्ययन हमने कर लिया था, जिसके अंतर्गत ड्राइव डाटा टाइप के बारे में हमने पढ़ा भी था। इसके अंतर्गत हमने 2 टॉपिक पढ़े थे कि ड्राइव डाटा टाइप है वो 4 टाइप की होती है। इनमें से एरे, फिर फंक्शन और फिर उसके बाद 2 अभी जो अपन पढ़ने वाले, एक तो पॉइंटर और एक पढ़ेंगे हम रेफरेंस के टाइप, रेफरेंस टाइप की डाटा टाइप। इन 4 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी 2 के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। उनमें से जो पहली वाली है एरे, एरे में वही होता है कि जिस प्रकार से आपके एरे के अंतर्गत सेम प्रकार के जो डाटा टाइप होते हैं, यानी इसके अंतर्गत सेम डाटा टाइप होती है, उन सेम डाटा टाइप के एलिमेंट को, यानी एक ही प्रकार के एलिमेंट या एक ही प्रकार के तत्वों को एरे कहते हैं, ठीक है। फंक्शन के अंतर्गत क्या होता था कि ये भी एक प्रोग्राम का पार्ट है। फंक्शन है वो किसका पार्ट है? प्रोग्राम का पार्ट है, जो किसके लिए उपयोग करते हैं? कार्य करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद इसके क्या होता है कि प्रोग्राम के अंदर, इसके अंदर रूल्स होते हैं। उन रूल्स के अंतर्गत प्रोग्राम को अलग अलग स्थानों पर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइंटर और पढ़ेंगे रेफरेंस के बारे में। यानी पॉइंटर और रेफरेंस टाइप्स क्या होते हैं, जो ड्राइव डाटा टाइप के प्रकार है। अब अगर पॉइंटर की बात करें कि पॉइंटर क्या होता है, तो पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है। पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है जो क्या करता है? दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को रखता है। पॉइंटर क्या है? एक प्रकार का वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को रखता है, यानी अदर वेरिएबल एड्रेस को रखेगा। ये दूसरी वेरिएबल है, उस वेरिएबल के एड्रेस को ये रखता है। कौन? पॉइंटर वेरिएबल। अब अगर हमें पॉइंटर वेरिएबल का पता लगाना है कि कौन सी वेरिएबल है जो पॉइंटर है, तो उसके लिए एक सिंबल है। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अगर इस टाइप का स्टार लगा हुआ है तो इसका मतलब वो पॉइंटर वेरिएबल है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने इंटीजर लिख दिया और फिर मैंने स्टार लगाया और लिख दिया PTR, तो इसका मतलब ये क्या? एक पॉइंटर वेरिएबल है। यानी एक वेरिएबल है जो क्या करता है? दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को रखता है, ठीक है। जैसे दूसरी एग्जांपल की बात करें तो स्टार PTR इजिकल टू 10, यानी ये पॉइंटर वेरिएबल है। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 10 है। जो ये 10 है वो क्या? एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। तो अब इसके बाद इसका जो अगला है वो है रेफरेंस टाइप। यानी रेफरेंस टाइप क्या है? तो पॉइंटर वेरिएबल तो हम समझ गए कि पॉइंटर है वो क्या? एक प्रकार का वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने पास रखता है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि किस प्रकार से पॉइंटर वेरिएबल की पहचान कर सकते हैं। अब अगला आता है रेफरेंस टाइप। अब रेफरेंस टाइप में बात करें, रेफरेंस टाइप के, तो ये भी एक प्रकार के वेरिएबल है और उस वेरिएबल के रेफरेंस वेरिएबल कहा जाता है। यानी वेरिएबल को रेफरेंस वेरिएबल कहा जाता है। यानी जो रेफरेंस टाइप है वो एक प्रकार का वेरिएबल है और इसी वेरिएबल को रेफरेंस वेरिएबल कहा जाता है। यानी अगर बात करें अपन, जैसे इंटीजर x क्या है? एक प्रकार के रेफरेंस, यानी ये जो x है वो क्या है? इंटीजर है और इसकी जो वैल्यू है वो हमने 10 इंजेक्ट करा दी।
अब अगर मैं इसको इंटीजर y इजिकल टू मैं x कर दूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की जो वैल्यू है वो y के अंतर्गत रेफरेंस हो गई। यानी जो x की वैल्यू 10 है वो y की भी वैल्यू 10 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका अगर मैं आउटपुट निकालूंगा x, जैसे सी आउट x और सी आउट y, तो क्या होगा कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो अब देखो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी x की जो वैल्यू वो क्या 10 है, उसमें से 5 को ऐड कर दिया जाएगा। यानी अब मैंने जो वैल्यू बताई कि सी आउट x और y, तो अब ये जो x है इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी x की वैल्यू जो मैंने आपको यहाँ 10 बता दी थी वो 5 में जुड़ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा अपना 15। तो यानी x और y दोनों की जो वैल्यू है उन वैल्यू को अपने 15 में बदल दिया। ठीक है, तो ये रह जाएगा अपने दोनों टाइप है, यानी जो ड्राइव डाटा टाइप के दो टाइप थे, जिनमें से एक तो था पॉइंटर और एक रेफरेंस टाइप। तो अब इसके बारे में अपन यहाँ पढ़ लेते हैं। तो देखो कि ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। यानी ये क्या कह रहा है कि पॉइंटर एक वेरिएबल है जो क्या करता है, दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने पास रखता है, यानी होल्ड करता है। ठीक है, तो पॉइंटर एक वेरिएबल है, वेरिएबल होता है जो एक दूसरे वेरिएबल को रखता है। ठीक है, ये मैंने इसका एग्जांपल है वो आपको यहाँ बता दिया कि अब मैंने अगर मान लो पता लगाना है कि किस प्रकार की जो वैल्यू है वो पॉइंटर वेरिएबल होगी, कि कौन सी वैल्यू है वो पॉइंटर वेरिएबल होगी, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि कोई वैल्यू है और यहाँ पर इस प्रकार से अगर स्टार लगा दिया जाता है तो समझना वो एक पॉइंटर वेरिएबल है, इज इक्वल टू 10। तो अब ये 10 वो क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है वो रेफरेंस टाइप। अब रेफरेंस टाइप में ये कहता है कि रेफरेंस टाइप वेरिएबल्स आर कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल। यानी रेफरेंस टाइप की जो वेरिएबल है उसी को अपन रेफरेंस वेरिएबल कहा जाता है। यानी अभी यहाँ बताया कि जैसे ये इंटीजर है, अब इंटीजर के अंदर मैंने ये दे दी x, अब x को मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया 10 से, यानी x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 10 बता दी। अब इसको अगर मैं दूसरे वे से लिखूं कि इंटीजर एंड y इज इक्वल टू एक्स, यानी अब मैं इसको ये जो वेरिएबल है, यानी ये जो रेफरेंस वेरिएबल है, इसी रेफरेंस वेरिएबल को रेफरेंस टाइप कहा जाता है, रेफरेंस टाइप वेरिएबल कहा जाता है। अब क्यों कहेंगे, क्योंकि फिर इसके अंतर्गत इसकी वैल्यू को आपस में जोड़ के इसका जब अपन रिजल्ट निकालेंगे सी आउट एक्स, फिर उसके बाद सी आउट वाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो एंड वाला सिंबल है यही दर्शाता है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक फॉर्मूला यूज कर दिया आपने। तो अब हमें पता है कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, 10 है। तो ये देखो 10 प्लस 5 यानी x इज इक्वल टू वाई, यानी हो जाएंगे यहाँ 15। अब ये जो x है वो कि वो y वैल्यू है, तो x की भी वैल्यू 15 है और y की वैल्यू भी 15 है। इससे पहले क्या था कि x इज इक्वल टू 10 था, तो x इज इक्वल टू वाई, यानी या फिर आप ये लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स, तो 10 भी y का मान था और x की भी वैल्यू y थी। तो हमने इन दोनों के अंतर्गत वैल्यू को चेंज करके भी देखा, यानी इसके अंतर्गत वैल्यू को ऐड करके भी देखा, तब भी हमारी वैल्यू सेम आ रही है। और अगर बिना ऐड करके देखे तो x की वैल्यू 10 तो थी, अब इसको हमने कन्वर्ट करके y इज इक्वल टू एक्स कर दिया, यानी जो x की वैल्यू वो कि वो y की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसके अंदर 5 ऐड कर दिए, तो ये हो गए अपने 15। ठीक है, अब अगला अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट है वो है टाइप कंपेटिबिलिटी। अब देखो टाइप कंपेटिबिलिटी में ये होता है कि ये एक प्रकार का यानी जिसको आप टाइप कास्टिंग के नाम से भी जान सकते हो, टाइप कंपेटिबिलिटी को अपन टाइप कास्टिंग के नाम से भी जान सकते हैं। अब इसके अंतर्गत होता क्या है, इसके अंतर्गत ये होता है कि इसके अंतर्गत अपने प्रोग्राम के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की डाटा टाइप होती है हमारे पास।
यानी आप कोई भी अगर नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हो तो उसके अंतर्गत हमारे पास आपको यानी हमारे पास डिफरेंट टाइप की डाटा टाइप मिलेगी। अब जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो इसके अंतर्गत हमें इंटीजर भी मिलेगी, फ्लोट डाटा टाइप भी मिलेगा, करैक्टर डाटा टाइप भी मिलेगा हमारे पास। कुछ में अगर और दूसरा देखें तो शॉर्ट इंटीजर में मिलेगा, और इसी इंटीजर का टाइप है इसमें लॉन्ग इंटीजर में मिलेगा। तो ये क्या है, ये अलग अलग प्रकार की डाटा टाइप है। अब इन सभी डाटा टाइप के लिए एक टाइप कास्ट होता है, यानी जिसे अपन कहते हैं टाइप कास्टिंग। ये इन सभी डाटा टाइप के लिए एक टाइप कास्ट होता है, और उसी टाइप कास्ट को अपन कहते हैं टाइप कंपेटिबिलिटीज। अब जो ये टाइप कंपेटिबिलिटी होती है, इस टाइप कंपेटिबिलिटी में ये होता है कि इसके अंतर्गत जब वैल्यू होती है, यानी जो एक डाटा टाइप के अंदर आपने वैल्यू को डिक्लेयर किया है, उस वैल्यू को दूसरी डाटा टाइप के अंतर्गत ट्रांसफर करना। यानी जैसे एग्जांपल की बात करें, मैं यहाँ अगर एग्जांपल का आपको बता दूं कि किस प्रकार से एक डाटा टाइप के अंदर की जो वैल्यू है वो दूसरे डाटा टाइप के अंतर्गत वैल्यू को ट्रांसफर करेगा। तो ये देखिए कि जैसे यहाँ मैंने दे दिया इंटीजर। अब इंटीजर में फिर मैंने यहाँ लिख दिया i = 5। अब इसी वैल्यू को अब अगर मैं दूसरी जो डाटा टाइप है उसमें लेना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ दे दिया करैक्टर, और मैंने यहाँ लिख दिया करैक्टर की जो वैल्यू है वो y = a। अब हमें पता है कि a के जो कोड होते हैं वो क्या होते हैं, 65 होते हैं। कौन से कोड के अकॉर्डिंग, ASCII के अकॉर्डिंग, कि हमने जब पढ़े थे कि ABCD इस प्रकार के इनकी कोड की वैल्यू हमने पढ़ा कि एक की वैल्यू है वो 65 होता है। तो अब देखो, अब इसके अंतर्गत ये देखो कि इसके अंतर्गत इन दोनों के वैल्यू को आपस में आदान प्रदान करेंगे। अब जो इन दोनों के बीच में जब आदान प्रदान करेंगे दोनों के बीच में, तो आदान प्रदान करते ही क्या हो जाएगा, एक्सचेंज करेंगे वैल्यू को, और वैल्यू को जब एक्सचेंज करेंगे तो इसके अंतर्गत ये कहता है कि जब भी कोई छोटी टाइप की वैल्यू है, यानी स्मॉल टाइप की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकल बड़े वाली वैल्यू के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाएगी, बिग टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये देखा गया कि ये भी एक सी भाषा में भी होता है और C++ में भी टाइप कास्टिंग होता है। अब टाइप कास्टिंग किस लिए करते हैं कि इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार की हमारे पास डाटा टाइप होती है, जिसके अंतर्गत हमने देखा इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर। फिर इंटीजर में भी अपने डिफरेंट टाइप की डाटा टाइप देखी, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल, सिंगल, ये तीनों अलग प्रकार के डाटा टाइप है। इन डाटा टाइप में क्या होता है, इनको करने के लिए अपन को टाइप कास्ट की आवश्यकता होती है, यानी इनको टाइप कास्ट करना जरूरी होता है। अब जब अपन टाइप कास्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों के बीच में, यानी इंटीजर फ्लोट या फ्लोट और इंटीजर, इन दोनों के बीच में वैल्यू को आदान प्रदान करेंगे। यानी फ्लोट वाली वैल्यू को इंटीजर में भेजेंगे और इंटीजर वाली वैल्यू को फ्लोट में ट्रांसफर करेंगे, या फिर फ्लोट वाली वैल्यू को करैक्टर में ट्रांसफर करेंगे और करैक्टर वाली वैल्यू को फ्लोट में ट्रांसफर करेंगे। तो इस प्रकार से इन दोनों को वैल्यू को आदान प्रदान करने के लिए अपन टाइप कास्ट का प्रयोग करते हैं। अब ये जो टाइप कास्ट होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अपना एक्सटर्नल, ठीक है, और एक होता है ऑटोमेटिकल, यानी ऑटो टाइप कन्वर्जन, और एक होता है एक्सटर्नल टाइप कन्वर्जन। अब जो एक्सटर्नल टाइप कन्वर्जन होता है और ऑटो टाइप कन्वर्जन होता है, ये पढ़ने से पहले अपन इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं और इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि टाइप कास्टिंग या टाइप कंपेबिलिटी क्या होती है। तो देखो, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, आपके जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो अपने इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही इंपॉर्टेंट की वाली बात जो रेफरेंस टाइप की है। अब मैं यहाँ से अपने टाइप कंपेटिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट वाली बात है, ठीक है। अब ये कहता है कि इन द कॉन्टेक्ट ऑफ C++ टाइप कंपेबिलिटी, C इज ए वेरी stress it integer, short integer and long integer have three different types. It is necessary to them when their values are provided to each other type of an operation is required to be typed with type operation. There are two systems to achieve type compatibility. यानी अब बात करें तो इस संदर्भ में अगर बात करें कि C++ के अंतर्गत जो ये टाइप
कॉम्पेबिलिटी होती है, ये जो टाइप कॉम्पेबिलिटी होती है वो सी से ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रिक्ट होती है। यानी सी भाषा से, जो सी भाषा के अंतर्गत हमने टाइप कास्टिंग में पढ़ा और सी प्लस प्लस के अंदर जो टाइप कास्टिंग पढ़ रहे हैं, इन दोनों में अंतर ये है कि सी प्लस प्लस के अंदर जो टाइप कास्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार की जो अपने पास क्या होती है, डाटा टाइप होती है, जिसके अंदर देखो इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर एंड लॉन्ग इंटीजर हैव 3 डिफरेंट टाइप्स। यानी ये 3 अलग अलग प्रकार के टाइप्स हैं। अब इन टाइप को ये कहता है कि इट इज़ नेसेसरी टू देम व्हेन देयर वैल्यू आर प्रोवाइड टू इच अदर। अब इन दोनों के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि ये जो वैल्यूज़ है, इन वैल्यूज़ को जब अपन प्रोवाइड टू इच अदर, दूसरों को लिए प्रोवाइड करवाते हैं, यानी दूसरों को जब प्रदान करेंगे इन वैल्यू को, तो टाइप ऑफ एन ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी टाइप्ड विद। इसके लिए एक ऑपरेशन लगेगा, यानी एक ऑपरेटर या फिर एक ऑपरेशन फंक्शन का यूज किया जाएगा। कब किया जाएगा, कि जब एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के अंतर्गत इसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब जो ये एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कब करेंगे, कि जब एक प्रकार की हमारे पास डाटा टाइप होगी और उस प्रथम यानी फर्स्ट डाटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डाटा टाइप वैल्यू में ट्रांसफ़र करेंगे, तो टाइप का ऑपरेशन हो जाएगा। तो देयर आर 2 सिस्टम टू अचीव टाइप कॉम्पेबिलिटी। इसके लिए हमें दो प्रकार के विधि है, मेथड है, उन मेथड के माध्यम से ये अपन इस प्रकार से वैल्यू को आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। तो यानी 2 हमारे पास है, एक तो इंटरनल टाइप कन्वर्जन और एक है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। यानी जो अपने अब बात करें हिंदी में, तो देखो सी प्लस प्लस टाइप कॉम्पेबिलिटी के संदर्भ में सी से बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जिसके अंतर्गत इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर तीनों अलग अलग टाइप है। ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हमने डाटा टाइप के बारे में पढ़ा था तो इनके हमने साइज़ के बारे में पढ़ा था कि इंटीजर की साइज़ क्या होती है, शॉर्ट इंटीजर की साइज़ क्या होती है, लॉन्ग इंटीजर की साइज़ क्या होती है, करैक्टर की साइज़ क्या होती है। तो इन साइज़ के आधार पर ही टाइप कास्टिंग का उपयोग करेंगे। यानी इसके अंतर्गत क्या होगा कि जिसकी जितनी साइज़ होगी उसको उसके हिसाब से उसके अंतर्गत डाटा को स्टोर किया जाएगा। ठीक है। अब इसमें यह कहता है कि इनको टाइप कास्ट करना आवश्यक होता है, यानी इसको टाइप कास्ट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरीज है। जब इनकी वैल्यूज एक दूसरे को प्रदान की जाती है तो एक ऑपरेशन के साथ ऑपरेंड का टाइप ऑपरेशन के साथ टाइप कॉम्पेबिलिटी होना आवश्यक है। और टाइप कॉम्पेबिलिटी को हासिल करने के लिए 2 प्रणाली हमारे पास, यानी किस प्रकार से टाइप कॉम्पेबिलिटी को अपन हासिल कर सकते हैं। तो 2 प्रणाली में एक तो है बाय टाइप कन्वर्जन और एक है स्वतः टाइप कन्वर्जन। अब अपन बात करते हैं बाय टाइप कन्वर्जन की, यानी ये जो एक्सटर्नल वाली बात है, एक्सटर्नल यानी जो आपने यहाँ पढ़ा था एक्सटर्नल यानी बाय टाइप कन्वर्जन है। जो हमने इंटरनल टाइप कन्वर्जन के बारे बात करते हैं कि इंटरनल टाइप कन्वर्जन क्या होता है। इंटरनल टाइप कन्वर्जन है, ये होता है बाय टाइप कन्वर्जन। बाय टाइप कन्वर्जन को समझो आप कि बाय टाइप कन्वर्जन में ये कहा जाता है कि इसका एक टाइप कास्ट ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत किसका उपयोग करेंगे, टाइप कास्ट ऑपरेटर का। अब टाइप कास्ट ऑपरेटर का उपयोग करते हुए इसके अंतर्गत एक तो होती है वेरिएबल, यानी एक तो इसकी वैल्यू होती है। अब वैल्यू में वेरिएबल और एक इसके अंतर्गत होता है एक्सप्रेशन। इनका ही अपन इंटरनल टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो इंटरनल टाइप कन्वर्जन होता है, यानी इसको एक और नाम से भी जान सकते हैं आप, जो इंटरनल यानी बाय टाइप कन्वर्जन है। इस बाय टाइप कन्वर्जन के अंतर्गत ये होता है कि इसके अंतर्गत वैल्यू को आपस में एक दूसरे में सेंस किया जाएगा। अब इसमें समझो आप कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि अलग अलग डाटा टाइप होती है। कैसे, जैसे इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, डबल, ये हो गए। अब जो ये इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, डबल है, इनके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे
उदाहरण के लिए कि इंटीजर के अंतर्गत हमने जो वैल्यू है वो आपने इंसर्ट करवा दी i = 5। अब ये सेकेंड नंबर पे हमने फ्लोट डाटा टाइप ली और फ्लोट में f के अंतर्गत वैल्यू स्टोर करवा दी 30.5 यानी 30.5। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, इंटीजर की वैल्यू है और ये फ्लोट की वैल्यू। अब बात का बात ये है कि जब बाइट डाटा कन्वर्जन के माध्यम से इन दोनों की वैल्यू को आपस में एक्सचेंज करेंगे, यानी एक दूसरे से आपस में आदान प्रदान करेंगे, किसके माध्यम से, बाइट टाइप कन्वर्जन के माध्यम से। जब इन दोनों की वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे तो इसके लिए अपन को एक प्रोग्राम को डेवलप करना होगा, ठीक है। जैसे देखो इसका प्रोग्राम, तो सबसे पहले यहाँ लगेगा हैश, फिर लगाएंगे इंक्लूड और इसके लिए लगेगा IOStream.h, ठीक है। फिर इसके बाद इसका यूज किया जाएगा यूजिंग नेम स्पेस std। फिर इसके लिए किया जाएगा इंटीजर मैन फंक्शन, फिर कोष्टक। अब यहाँ पर मैंने एक इंटीजर i = 5 और सेकेंड नंबर पर जो डाटा टाइप है वो फ्लोट f = 15.5। इनको सेमीकोलन से बंद कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि cout = i = ci, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर cout, अब यहाँ मैं लगा दूंगा ऑब्लिक एन, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं में दर्शाना है, तो यहाँ f आ जाएगा, ये f इक्वल इन्वर्टेड कॉमा फिर कोष्टक और फिर उसके बाद f, यानी इसका हमें रिजल्ट निकालना। अब क्या करता हूँ, इन दोनों की वैल्यू को आपस में चेंज करता हूँ, यानी फ्लोट की वैल्यू को मैं इंसर्ट कराऊंगा इंटीजर में और इंटीजर की वैल्यू है वो मैं फ्लोट में इंसर्ट करूँगा। तो देखो कैसे करता हूँ, तो cout कोष्टक ऑब्लिक एन। अब यहाँ मैं लिख दूंगा फ्लोट, फ्लोट में मैंने f लिख दिया और इंटीजर की वैल्यू वो क्या आई है, तो कोष्टक में लिख देता हूँ i, ठीक है, इक्वल, और फिर इसके बाद कोष्टक और यहाँ फ्लोट और यहाँ लिख दिया मैंने i, कोष्टक बंद। फिर इसी के अंतर्गत cout सेकेंड नंबर पे। अब ये तो क्या हो गया कि फ्लोट वाली वैल्यू वो इंटीजर में इंसर्ट हो गई, अब इंटीजर वाली वैल्यू फ्लोट में लानी, ऑब्लिक एन। अब यहाँ इंटीजर और i, इंटीजर क्या है, i के f, यानी यहाँ पर आ जाएगा, i तो था वो इंटीजर का था, तो f इंटीजर फ्लोट का है वो f, तो यहाँ लिख दो f = यहाँ इंटीजर और यहाँ आ जाएगा f, कोष्टक बंद कर दो। तो अब ये समझ में आ गया। अब जैसे ये होते ही यहाँ पर क्या कर दीजिए, कोष्टक को कर दीजिए बंद। अब देखो इसका एग्जांपल देखो आप कि इंटीजर जो i की जो वैल्यू है वो 5 है, f की जो वैल्यू वो 15 है, लेकिन जब इसको मैंने फ्लोट i, यानी फ्लोट वैल्यू तो फ्लोट है लेकिन ये i क्या है, इंटीजर है, यानी ये फ्लोट और ये इंटीजर। अब इसको इक्वल करके मैंने यहाँ लिख दिया 5, क्यों, क्योंकि इन दोनों में से जो बड़ी वाली वैल्यू फ्लोट है तो फ्लोट ही आ जाएगी और फ्लोट में यहाँ 5 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगला क्या हमारे पास, इंटीजर और कोष्टक में क्या है, f। तो देखो इंटीजर, ये इंटीजर, अब इसकी वैल्यू है वो मैंने किस में करवा दी, f के अंतर्गत, तो f की वैल्यू क्या है 15.5, लेकिन यहाँ डाटा टाइप किस प्रकार की है, इंटीजर की है, इसलिए यहाँ पर अपन डेसिमल का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे सीधा 15। समझ में आ गया। यहाँ पर मैंने क्या किया था कि ये फ्लोट है, फ्लोट i लिया था, तो अब फ्लोट तो है ही है, डाटा टाइप तो फ्लोट है, लेकिन इसके अंतर्गत कौन सी वैल्यू इंसर्ट हो रही है, इंटीजर की 5, तो फ्लोट i = 5 और ये इंटीजर है डाटा टाइप, लेकिन वैल्यू कौन सी इंसर्ट हो रही है, f की, तो यहाँ पर 15.5, तो यहाँ पर मैंने 15 लिखा। 15 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है वो डाटा टाइप वो क्या है, इंटीजर की है, ठीक है। तो इसके बारे में देखो अध्ययन करते हैं क्या कहता है। इंटरनल टाइप कन्वर्जन, यानी इंटरनल टाइप कन्वर्जन ऑफ ए वेरिएबल और एक्सप्रेशन इज परफॉर्म्ड यूजिंग द टाइप कास्ट ऑपरेटर, यानी मैंने पहले बता दिया था इसका उपयोग अपन किस लिए, टाइप कास्ट ऑपरेटर का उपयोग करते हुए इसके अंदर वेरिएबल और एक्सप्रेशन का करते हैं, ठीक है।
तो देखो टाइप कास्ट ऑपरेटर का प्रयोग करते हुए वेरिएबल या एक्सप्रेशन का बाई टाइप कन्वर्जन किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा भी जाता है कि बाई टाइप कन्वर्जन और स्वतः टाइप कन्वर्जन को उदाहरण के साथ सहित समझाओ। तो ये अपने इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हो गया अपना इंटरनल टाइप का, और फिर इसका ये प्रोग्राम है जो मैंने यहाँ बना रखना, आप देख लेना आराम से। ठीक है, ये इसका प्रोग्राम हो गया। अब बात आती है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। अब ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन में ये होता है कि इसके अंतर्गत जो वेरिएबल होती है, एक होता है इसके अंतर्गत, देखो जैसे मान लो इंटीजर इनटू इंटीजर है, तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि ऑटोमेटिकल हमें पता लग गया कि दोनों सेम टाइप की डाटा टाइप है, तो इसके अंतर्गत इंटीजर आ जाएगी। अब जैसे इसके अंतर्गत फ्लॉट इनटू फ्लॉट है, तो हमें पता लग गया कि इसमें फ्लॉट इसमें भी है, फ्लॉट इसमें भी है, तो इसका मतलब यहाँ फ्लॉट बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर इसमें क्या होता है कि मिश्रित डाटा भी होते हैं। अब मिश्रित डाटा में क्या होता है कि जैसे अगर इंटीजर वैल्यू है और इनटू फ्लॉट वैल्यू है, तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू को लेना है, तो ये कहता है कि इन दोनों में से फ्लॉट वाली वैल्यू को लिया जाएगा। अब वो फ्लॉट वाली वैल्यू क्यों लेंगे, क्योंकि हमने इसी अध्याय में इसी चैप्टर के अंतर्गत ये पढ़ा था कि जो वैल्यू है इनकी, जो हमने डाटा टाइप में पढ़ा था कि इनकी जो वैल्यू है, तो जैसे मान लो इंटीजर की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 2 होती है। अब इसके अंतर्गत जो शॉर्ट इंटीजर है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, फ्लॉट की वैल्यू है वो कितनी होती है, 4 होती है। डबल की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि मिश्रित वैल्यू के अंतर्गत, यानी मिश्रित टाइप होते हैं उनके अंतर्गत ये कहा गया कि जो स्मॉल वैल्यू है, यानी स्मॉल टाइप की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकल बिग टाइप की वैल्यू के अंतर्गत कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कन्वर्जन कर दिया जाएगा। तो हमें लग गया कि हमारे पास ये शॉर्ट इंटीजर की वैल्यू है, तो हमें पता लगा कि शॉर्ट इंटीजर की वैल्यू क्या 1 है, तो ये छोटी टाइप की। अब इसको ये क्या करेगा, सीधा कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। अब इंटीजर को फिर कन्वर्ट करेगा लॉन्ग के अंतर्गत, लॉन्ग को फिर कन्वर्ट कर देगा फ्लॉट में, और फ्लॉट को फिर कन्वर्ट कर देगा डबल में, और डबल को फिर कन्वर्ट कर देगा लॉन्ग डबल करैक्टर में। तो इस प्रकार से ये छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ बढ़ता अब जाएगा। ठीक है, ये होता है ऑटोमेटिकल कन्वर्जन। यानी ऑटोमेटिकल कन्वर्जन में यही कहा गया है कि इसके अंतर्गत मिश्रित टाइप भी होती है। अब ये जो होता है वो ऑटोमेटिकल कंपाइल होता है, और जो एक्सटर्नल था ये यूजर के द्वारा एक दूसरे में आपस में वैल्यू को चेंज किया जाता है। ठीक है, तो देखो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। तो when an expression contains mixed data type, the compiler automatically performed the type conversion as per the rules. There is a rule of automatical converting small type to big type. Whenever character or short integer is an expression, they are converted to integer. This is called integrated Boolean conversion. यानी इसके अंतर्गत ये बताया कि जब कोई भी वैल्यू है, यानी जो एक्सप्रेशन है वो क्या होती है, मिक्स्ड टाइप डाटा टाइप है, यानी ये ऑटोमेटिकल कंपाइलर के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है, और जो ये परफॉर्म होता है वो भी इनके नियमानुसार होता है। अब नियमानुसार कैसे होती है कि जब वैल्यू जो है वो कन्वर्ट तो होगी, लेकिन जैसे कैसे कन्वर्टिंग होगी कि कन्वर्टिंग स्मॉल टाइप टू बिग टाइप, यानी छोटी से बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट होगा, ये इनका रूल्स है। ठीक है, अब इसमें बताया कि जैसे कि अब अगर वैल्यू करैक्टर और शॉर्ट इंटीजर के अंतर्गत है, तो उस वैल्यू को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर के अंतर्गत। क्यों करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट इंटीजर की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो अभी इसे ऑटोमेटिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में। क्यों, इंटीजर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2। अब इंटीजर से फिर वापस वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंतर्गत, लॉन्ग के अंतर्गत। क्यों, इंटीजर से लॉन्ग की बड़ी, और लॉन्ग से सीधा वो फ्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों फ्लॉट की वैल्यू वो 4 है, और फ्लॉट से भी फिर वापस डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों इसकी वैल्यू 8 है, और फिर डबल से ये लॉन्ग डबल में जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू 10 है। तो इस प्रकार से वो छोटी सी बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला, ये भी एग्जाम्पल है कैसे कि भाई शॉर्ट इंटीजर से इंटीजर, इंटीजर से फिर लॉन्ग से फ्लॉट, फ्लॉट से डबल, और डबल से लॉन्ग डबल में। ठीक है, तो अब देखो कि जब एक एक्सप्रेशन में मिश्रित डाटा टाइप होते हैं तब कंपाइलर नियमानुसार स्वतः ही टाइप कन्वर्जन कर देता है। छोटे टाइप को बड़े टाइप में स्वतः ही
कन्वर्जन होने का नियम होता है कि जब भी करैक्टर या शॉर्ट इंटीजर किसी एक्सप्रेशन में होते हैं तब इनको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसे अपन इंटीग्रल वाइडनिंग कन्वर्जन कहा जाता है। अब ये इंटरनल वाइडनिंग कन्वर्जन क्यों कहता है? क्योंकि जब छोटी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकल बड़ी वाली वैल्यू में कन्वर्ट होगी। अब इंटीजर से बड़ा क्या लॉन्ग, लॉन्ग से बड़ा फ्लॉट, फ्लॉट से डबल, डबल से लॉन्ग डबल, तो इनकी वैल्यू है वो इनसे बड़ी हो रही है, तो ये ऑटोमेटिकल इसके अंतर्गत एक से एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। अब आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करें अपन, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में ये होता है कि जब अपन कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो सी भाषा के अंतर्गत और C++ भाषा में दोनों में अपन को वेरिएबल डिक्लेयर करनी होती थी। लेकिन ये कहता है कि सी लैंग्वेज के अंतर्गत जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो किसी भी स्थान पर भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। वेरिएबल को किसी भी स्थान यानी एनी प्लेस पर आप डिक्लेयर कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना ही है। जैसे अगर मुझे दो संख्याओं को जोड़ना है तो मैं क्या लगाऊंगा? इंटीजर x, y, सम, तो ये क्या वेरिएबल डिक्लेयर हो गई। अब इसको मैं जोड़ लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? सम इज इक्वल टू x + y, ये वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया मैंने। ये तो वेरिएबल को डिक्लेयर किया और ये वेरिएबल से इसका अपने फॉर्मूले से यूज कर दिया, तो ठीक है। तो C++ में ये कहता है कि वेरिएबल डिक्लेयर है वो आप किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। और सी भाषा में क्या कहता है कि इसको अपन मेन प्रोग्राम के अंतर्गत यानी प्रोग्राम के शुरुआती में, C++ के प्रोग्राम भी इसके शुरुआती में ही अपन वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे। अब फर्क इतना है कि C++ के अंतर्गत अपन किसी भी स्थान पर वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो अब इसके बारे में देखो कि ऑल वेरिएबल्स इन ए सी आर अनाउंस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के शुरुआती। इट इज आल्सो ट्रू इन C++, बट द वेरिएबल अनाउंसमेंट इज अलाउड टू डू एनी प्लेस इन द प्रोग्राम। यानी C++ में ये बता रहा है कि C++ के प्रोग्राम के किसी भी स्थान पर आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन सी भाषा में और C++ में कोई फर्क नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि C+ में किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, लेकिन बाकी का सेम ही है कि इसकी जो वेरिएबल जो डिक्लेरेशन होता है वो प्रोग्राम के शुरुआत में वेरिएबल को डिक्लेयर करना जरूरी है, ठीक है। तो सी में सभी वेरिएबल की घोषणा प्रोग्राम के शुरुआत में ही की जाती है और C++ में भी ये सत्य है, लेकिन बस फर्क इतना है कि वेरिएबल की घोषणा प्रोग्राम में किसी भी जगह पर करने की अनुमति देता है। यानी C++ में इतना ही फर्क है कि आप वेरिएबल किसी भी स्थान पर डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मुझे दो संख्याओं को जोड़ना है, सम x और y, तो ये क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। ये अपने यहाँ तक हो जाता है पूरा और यहाँ पर भी अपना पूरे एक चैप्टर खत्म हो गया 6 जो हमने शुरुआत की थी स्टार्टिंग विथ C++। यहाँ तक अपना चैप्टर है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF में मिल जाएंगे।